हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एटीट्यूड स्केल के बारे में, यानी कि डाटा को मापने के लिए जो रेटिंग स्केल्स होते हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज की हमारी वीडियो। एटीट्यूड स्केल यानी डाटा को मापने के लिए जो रेटिंग स्केल हैं वो उत्तरदाताओं से एकत्रित किए गए डाटा को मापने के लिए कुछ स्केलिंग टेक्निक्स होती हैं। जो हमारे उत्तरदाता होते हैं, रिसर्च के टाइम जो हम रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर हम इंटरव्यू के द्वारा, शेड्यूल्स के द्वारा या क्वेश्चन के द्वारा अपने रिस्पॉन्सर से भरवाते हैं, उत्तरदाताओं से भरवाते हैं। तो उनके द्वारा हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो वो जो डाटा होता है जो हमने उत्तरदाताओं से इकट्ठा किया है, उसको मापने के लिए कुछ स्केलिंग टेक्निक्स होती हैं। स्केलिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका उपयोग उत्तरदाताओं की गुणात्मक प्रतिक्रियाओं को मापने के लिए किया जाता है। क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स को मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि भावनाएं हो गई, धारणा, पसंद नापसंद, रुचि और प्राथमिकताएं। ये होती हैं गुणात्मक प्रतिक्रियाएं। यानी कि देखो, हमारा डाटा होता है 2 टाइप का, क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा। तो जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है, गुणात्मक डाटा होता है, जिसको मात्रा में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता, जैसे कि भावनाएं, धारणा, पसंद नापसंद, तो ऐसे गुणात्मक डाटा को मापने के लिए कुछ स्केलिंग टेक्निक्स होती हैं। क्या है स्केलिंग टेक्निक्स और इनके प्रकार? स्केलिंग टेक्निक्स आपको समझ में आ गया होगा कि गुणात्मक प्रतिक्रियाओं को मापने के लिए जो टेक्निक्स होती हैं वो स्केलिंग टेक्निक्स होती हैं। अब इसके प्रकार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि स्केल्स के प्रकार क्या क्या हैं। सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले 4 स्केल हैं जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। नोमिनियल स्केल, नाममात्र पैमाना; ऑर्डिनल स्केल, क्रमसूचक पैमाना; इंटरवल स्केल, अंतराल पैमाना; रेशियो स्केल, अनुपात पैमाना। मेनली ये 4 ही स्केल हैं जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद स्व रेटिंग स्केल भी होते हैं, सेल्फ रेटिंग स्केल भी होते हैं। इसमें पहला है ग्राफिक रेटिंग स्केल, आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल। और आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि लीगेट स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, स्टेपल का पैमाना, बहुआयामी स्केल, ट्रस्टन स्केल, गटमैन स्केल, स्कालोग्राम विश्लेषण और क्यू सॉर्ट टेक्निक। ये कुछ स्व रेटिंग स्केल होते हैं, सेल्फ रेटिंग स्केल्स होते हैं। इस वीडियो में आज हम केवल इन 4 स्किल्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, और इस वीडियो के पार्ट 2 में हम सेल्फ रेटिंग स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस हम ये 4 स्केल जो सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। विपणन अनुसंधान के लिए आमतौर पर ये 4 पैमाने ही प्रयोग किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है नाममात्र पैमाना, नोमिनियल स्केल। यह बहुत ही सरल पैमाना होता है, बिल्कुल सिंपल स्केल होता है। इसमें विभिन्न वैकल्पिक श्रेणियों के लिए तथ्यों, विकल्पों का असाइनमेंट शामिल होता है। तथ्यों और विकल्पों का असाइनमेंट शामिल होता है, जो कि आमतौर पर संपूर्ण होने के साथ साथ परस्पर अनन्य भी होते हैं। ये पैमाने केवल संख्यात्मक होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, और सभी पैमानाओं में सबसे कम प्रतिबंधात्मक है। नाममात्र पैमाने के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का नंबर। क्रेडिट कार्ड का नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। बैंक खाता नंबर हो गया, कर्मचारी आईडी नंबर हो गया। तो जो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं उस पैमाने को नाममात्र पैमाना कहा जाता है, जो न्यूमेरिकल फॉर्म को मापता है। यह सरल और व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है जब 2 चरों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। जब कोई 2 चर होते हैं, 2 वेरिएबल होते हैं, उनके बीच में हमें रिलेशन जानना है तो नोमिनियल स्केल का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। नाममात्र पैमाने में संख्याएं लेबल से अधिक नहीं होती और विशेष रूप से प्रतिक्रियाओं की विभिन्न श्रेणियों की पहचान करने के लिए प्रयोग की जाती है। जो भी रिस्पॉन्स हैं उनकी डिफरेंट कैटेगरीज को पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण, जैसे कि कोई पूछे आपका लिंग क्या है। इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, पुरुष है या महिला है, तो जो आप हो उसके सामने टिक कर देना। उसके बाद एक अन्य उदाहरण, खुदरा दुकानों 2 आयामों पर किया गया सर्वेक्षण। स्टॉक बनाए रखने का तरीका, एक तो स्टॉक बनाए रखने का तरीका और दूसरा है दैनिक कारोबार। एक तो है स्टॉक और दूसरा डेली का बिजनेस। आप वर्तमान में वस्तुओं का स्टॉक कैसे करते हैं, इसके लिए भी ऑप्शन से दी गई। उत्पाद श्रेणी के अनुसार
एक केंद्रीकृत स्टोर पर, विभागवार, एकल गोदाम। अब उपभोक्ता का जो दैनिक कारोबार है वो कितना है? 100 से 200 के बीच में है, 200 से 300 के बीच में है, या 300 से ऊपर है। दो तरफा वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है। एक तो दो तरफा वर्गीकरण कैसे, एक स्टॉक बनाए रखने का, और दूसरा है दैनिक कारोबार। दैनिक स्टॉक टर्नओवर अवधि, दैनिक स्टॉक टर्नओवर अवधि ये है हमारी 100 से 200 का कारोबार हुआ, या 200 से 300 का हुआ, या 300 से ऊपर हुआ। और इसके लिए हमने ये कुछ टाइप्स दे दिए। उत्पाद श्रेणी, प्रोडक्ट किस श्रेणी का है, किस कैटेगरी का है, विभागवार किस डिपार्टमेंट का है, केंद्रीकृत भंडार स्टोर कितना है, और एकल गोदाम गोदाम के बारे में। तो इस तरीके से ये नोमिनियन स्केल होता है। प्रतिक्रिया श्रेणी के लिए मोड का अक्सर प्रयोग किया जाता है, रिस्पॉन्स के लिए मोड का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा नोमिनियल स्केल। इसके बाद दूसरा स्केल आता है हमारा कर्म सूचक पैमाना यानी ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल विपणन अनुसंधान में उपयोग किए जाने वाला सबसे सरल रवैया मापने का पैमाना है। यह नाममात्र पैमाने से अधिक शक्तिशाली होता है क्योंकि संख्याओं में रैंक करण की संपत्ति होती है। उत्तरदाताओं के द्वारा महत्वपूर्ण समझी जाने वाली कुछ उत्पाद विशेषताओं, लाभों की रैंकिंग पैमाने के माध्यम से प्राप्त की जाती है। एग्जाम्पल जैसे माइक्रोवेव ओवन में उनके महत्व के आधार पर ये विशेषताएं दे दी, 1 से लेकर 5 तक हमने दे दी। कंपनी का नाम क्या है, माइक्रोवेव ओवन की कंपनी का नाम, इसका कार्य क्या है, कीमत क्या है, आराम क्या है और डिज़ाइन क्या है। उत्तरदाताओं के द्वारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता 1 को स्थान दिया गया है कि कंपनी का ब्रांड कौन सा है। माइक्रोवेव ओवन जो खरीदे उसका ब्रांड कौन सा है, सबसे ज़्यादा इस विशेषता को स्थान दिया गया। और सबसे कम महत्वपूर्ण दिया गया 5 स्थान को कि उसका डिज़ाइन कैसा है। डिज़ाइन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ब्रांड से फर्क पड़ता है। तो इस तरह से जिस विशेषता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया उसको नंबर दे रखे थे और उसके नंबर के अकॉर्डिंग उत्तरदाताओं ने अपनी पसंद बताई। संख्याओं के बजाय अक्षरों, प्रतीकों का भी क्रमिक पैमाने पर मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। या तो हमने 1 से लेकर 5 तक संख्याएं दी हैं, लेकिन इसकी जगह हम अब प्रतीक भी दे सकते हैं, कुछ साइन दे सकते हैं, कुछ सिंबल्स भी दे सकते हैं, या लेटर्स भी दे सकते हैं जैसे ABCD। इस तरह यह पैमाना विभिन्न रैंकिंग की अनुकूलता की डिग्री को मापने का कोई प्रयास नहीं करता है। दूसरा एग्जाम्पल ये है, यदि 4 अलग अलग प्रकार के उर्वरक हैं और यदि उन्हें गुणवत्ता के आधार पर ग्रेड A, B, C और D के आधार पर ऑर्डर किया जाता है तो यह फिर से एक सामान्य पैमाना हो गया। इसके लिए ग्रेड दे दी गई, ग्रेड A, B, C, D। ऊपर जो एग्जाम्पल था उसमें नंबर दिए गए थे, संख्या दी गई थी 1 से 5 तक। तीसरा उदाहरण ये हो सकता है, यदि टेलीकॉम पाउडर के 5 अलग अलग ब्रांड हैं और यदि कोई प्रतिवादी उन्हें ताजगी के आधार पर रैंक A में अधिकतम ताजगी के साथ रैंक 2 अधिकतम ताजगी और इसी तरह एक ऑर्डिनल स्केल परिणाम देता है। कर्म सूचक पैमाने के लिए माध्यिका और बहुलक सार्थक होता है। ऊपर जो हमारा नॉमिनल स्केल था उसके लिए माध्य सार्थक होता है और यहाँ माध्यिका और बहुलक सार्थक है। केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं हमारे माध्य, माध्यिका और बहुलक, वो है ये माध्य और बहुलक, माध्यिका और बहुलक क्रमसूचक पैमाने में है। उसके बाद हमारा तीसरा स्केल आता है इंटरवल स्केल, अंतराल स्केल। इसमें नॉमिनल के विपरीत होता है विभिन्न श्रेणियों के बीच की दूरी या ऑर्डिनल के विपरीत संख्याओं के बीच की दूरी अंतराल स्केल के मामले में बराबर होती है। नॉमिनल के विपरीत विभिन्न श्रेणी के बीच की जो दूरी है और ऑर्डिनल के विपरीत संख्याओं के बीच की दूरी अंतराल स्केल के मामले में बराबर होती है। अंतराल स्केल को रेटिंग स्केल भी कहा जाता है। अंतराल स्केल जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, इसे रेटिंग स्केल भी कहा जाता है। अंतराल स्केल में एक मनमाना शून्य बिंदु होता है, एक 0 पॉइंट होता है और आगे की संख्याएं समान अंतराल पर रखी जाती हैं, एक अंतराल पर रखी जाती हैं। या तो वो सिंपल 1 2 3 4 हो सकती हैं या फिर इंटरवल हो सकता है, जैसे 0 के बाद 2, 2 के बाद फिर 4, एक समान अंतराल रखा जाता है, 4 के बाद 6, ऐसे भी हो सकता है। इंटरवल स्केल का एक बहुत अच्छा उदाहरण है थर्मामीटर। थर्मामीटर आप सभी ने देखा होगा, फीवर मापने का पैमाना थर्मामीटर, वो रेटिंग स्केल इंटरवल स्केल होता है। जैसे कि चित्रण में दिखाया गया है, निम्नलिखित गुणों के लिए अपने वर्तमान रेफ्रिजरेटर का मूल्यांकन कैसे करेंगे। कंपनी का नाम क्या होगा, कम ज्ञात 1, 2,
3, 4, 5 और अच्छी तरह से ज्ञात। यदि कंपनी का नाम आपको रेफ्रिजरेटर के, अपना जो वर्तमान रेफ्रिजरेटर जिसको आप यूज़ कर रहे हो उसकी कंपनी का नाम पता है या अच्छी तरह से नहीं पता है या कम पता है, तो उसके लिए हम 1, 2, 3, 4, 5 जो हमारा रेटिंग स्केल है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद दूसरा है इसका कार्य। कार्य कैसा है, कम कुछ है या अनेक है। रेफ्रिजरेटर का जो काम है वो थोड़े हैं या फिर ज़्यादा है, उसके हिसाब से भी हम चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कीमत निम्न है या उच्च है, कम है या ज़्यादा है, उसके हिसाब से भी। और उसके बाद डिज़ाइन बुरा है या फिर अच्छा है, उसमें हम चूज़ कर सकते हैं 1 to 5 तक। पूर्ण संतुष्टि, आप संतुष्ट हैं या संतुष्ट नहीं है, उसके लिए भी हम ये नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। ऐसा पैमाना शोधकर्ता को यह कहने की अनुमति देता है कि पैमाने पर स्थिति 5 स्थिति 4 से ऊपर है और साथ ही 5 से 4 की दूरी 4 से 3 की दूरी के समान है। हालांकि ऐसा पैमाना यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं देता कि स्थिति 4 दोगुनी मजबूत है और स्थिति 2 के रूप में कोई शून्य स्थिति स्थापित नहीं की गई है। इंटरवल स्केल से प्राप्त डाटा का प्रयोग सभी उत्तरदाताओं पर प्रत्येक विशेषता की औसत स्कोर की गणना करने के लिए किया जाता है। मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन फैलाव का एक पैमान की भी गणना की जा सकती है। यहाँ से 1 to लेकर 5 तक हमें दिए थे, क्या वो उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, थोड़ा संतुष्ट है, थोड़ा ज़्यादा संतुष्ट है या सही संतुष्ट है या फिर बहुत ज़्यादा संतुष्ट है, उसके हिसाब से हम 1 to 5 तक या जो भी हमें दे रखा है उसको हम सिलेक्ट करते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। अपनी जो यूज़फुल चीज़ें हैं उनके मूल्यांकन कर रहे हैं हम यहाँ, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें रेट देते हैं, रेटिंग देते हैं। मान लीजिए जैसे कि आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं किसी ऑनलाइन ऐप से, तो वहाँ भी हमारे प्रोडक्ट हमारे पास आ जाने के बाद एक रेटिंग आती है कि आप इसको 1 स्टार रेटिंग दोगे, 2 स्टार रेटिंग दोगे या 5 स्टार रेटिंग दोगे। तो सेम उसी तरह ये जो हमारा पैमाना है इंटरवल स्केल, वो भी सेम इसी तरह से काम करता है। उसके बाद है अनुपात पैमाना, रेशियो स्केल। रेशियो स्केल विपणन अनुसंधान में अनुपात पैमानों का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता। जो रेशियो स्केल है उनका ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता जब तक कि तुलना के लिए कोई आधार वस्तु उपलब्ध ना करी जाए। जब तक तुलना के लिए कोई दूसरी वस्तु ना हो तब तक इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुपात हमें निकालना है तो हम दो चीज़ों का ही अनुपात निकाल सकते हैं। मान लीजिए दूध में पानी मिला दिया दूधिये ने, तो उसके बाद हम दूध और पानी का अनुपात मापने के लिए हमें दोनों चीज़ें चाहिए, दूध भी और पानी भी। ऐसा दूध चाहिए जिसमें पानी मिला हुआ हो। एक चीज़ का हम रेशो नहीं निकाल सकते, हमें 2 चीज़ चाहिए ही चाहिए। जैसे एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात हमें निकालना है तो उसके लिए 2 तुलना के आधार हो गए, एक लड़का और एक लड़की। लड़का और लड़की से तुलना करके हम उनका रेशो निकाल लेंगे, यानी आधार वस्तु हमें 2 मिल गई है। जब तक 2 चीज़ें ना हो, 2 वस्तुएं ना हो, जब तक हम अनुपात पैमाने का प्रयोग नहीं कर सकते। अंतराल पैमाने के उपयुक्त उदाहरण में एक गुणवत्ता में 4 का स्कोर जरूरी नहीं है कि उत्तरदाता उस उत्तरदाता की तुलना में दुगना अधिक संतुष्ट है या जो पैमाने पर 2 अंक प्राप्त करता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 था, तो मान लीजिए 4 पैमाने को चुना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये 2 से दुगना है, ऐसा जरूरी नहीं है। अनुपात पैमाने में एक प्राकृतिक शून्य बिंदु होता है, एक शून्य बिंदु होता है 0 और आगे की संख्याएं समान रूप से दिखाई देने वाले अंतराल पर रखी जाती हैं। सेम जैसे इंटरवल में था हमारा 1 से लेकर 2, 3, 4 ऐसे भी ले सकते हैं, या फिर 2, 4 का इंटरवल रख सकते हैं, या फिर 3, 6 का इंटरवल रख सकते हैं। यानी समान रूप से हम समान अंतराल के हिसाब से संख्याएं आगे बढ़ाते जाते हैं। उदाहरण से भौतिक मात्राएं जैसे कि लंबाई या वजन आदि मापने के पैमाने। हाइट और वेट मापने के लिए हम रेशियो स्केल का प्रयोग करते हैं। भौतिक परिदृश्यों में अनुपात पैमाने बहुत आम है। जो फिजिकल परिदृश्य हैं उनमें रेशियो पैमाने का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और बहुत ज़्यादा आम है, ये कॉमन है। विश्लेषणात्मक रूप से अनुपात पैमाने बनाने वाली मात्रात्मक प्रतिक्रियाएं सबसे बहुमुखी हैं। अनुपात पैमाने में आंतरिक पैमाने की सभी विशेषताएं होती हैं और इन पैमानों पर संख्याओं के अनुपात की सार्थक व्याख्या भी होती है। कुछ जनसांख्यिकी या वर्णनात्मक विशेषताओं पर डेटा यदि वे ओपन एंडेड प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं तो उनमें अनुपात पैमाने के गुण होंगे। इन प्रश्नों पर विचार कीजिए
ओपन एंडेड प्रश्न, पहले आप ये जान लीजिए कि ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसके आगे हमने ऑप्शन नहीं दिए बल्कि एक स्पेस दे दिया, ओपन एंडेड है, यानी उत्तरदाता अपनी पसंद से अपनी जो उनके विचार हैं वो लिख सकते हैं, वो लिमिटेड नहीं है। उनके सामने ये ऑप्शन नहीं है कि जो हमने 4 ऑप्शन दे दिए उसी में से सिलेक्ट करें। उनके पास ये ऑप्शन है कि वो अपनी पसंद से कुछ भी लिख सकते हैं उस क्वेश्चन के आंसर के रूप में। जैसे कि पहला प्रश्न दे रखा है, करों से पहले आपकी वार्षिक आय क्या है। करों से पहले आपकी वार्षिक आय क्या है। एक तो ये होता कि इसमें हम ऑप्शन दे देते ABCD, 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ दिया गया है। अब उत्तरदाता अपनी वार्षिक आय अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जो उनकी रियल एक्चुअल वार्षिक आय है, एनुअल इनकम है। दूसरा क्वेश्चन है, थिएटर आपके घर से कितनी दूरी पर है। कितनी दूरी पर है उसके लिए भी ओपन एंडेड छोड़ दिया। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन इसलिए होते हैं क्योंकि अगर हम इनमें कुछ लिख दें, 4 ऑप्शन दे दें और हो ऐसा कि जो उत्तरदाता अपना आंसर करना चाहता है वो इन ऑप्शंस में ना हो, तो ऐसे सिचुएशन में ओपन एंडेड क्वेश्चन देने पड़ते हैं। इसकी वजह से उत्तरदाता अपनी हिसाब से उसका आंसर कर सके। अब जैसे थिएटर आपके घर से कितनी दूर है, मान लीजिए थिएटर उत्तरदाता के घर से 100 मील दूरी पर है और ऑप्शन में हमने दे दिया 20, 30, 40, 50, तो इस ऑप्शन में तो ये होगा ही नहीं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन कुछ होते हैं जो ओपन एंडेड छोड़ दिए जाते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर का एक स्वाभाविक स्पष्ट प्रारंभिक बिंदु होता है, अर्थात एक शून्य होता है। 0 से स्टार्ट होते हैं ये, जैसे एनुअल इनकम 0 से लेकर आगे कुछ भी हो सकती है, और यही वैसे ही ये मील दूरी 0 से लेकर ऊपर कितनी भी हो सकती है। क्योंकि शुरुआती बिंदु को मनमाने ढंग से नहीं चुना गया है, अपने तरीके से नहीं चुना हमने, क्योंकि शून्य मान लिया, शून्य को हम अपने तरीके से नहीं चुना। अगर हम 10 मान लेते, 20 मान लेते तो हम ये होता कि हमने अपने तरीके से चुना है, लेकिन प्रारंभिक बिंदु को हमने शून्य मान लिया है। अनुपात की गणना और व्याख्या करना समझ में आता है। उदाहरण के लिए यदि हम कह सकते हैं कि $4000 की वार्षिक आय वाला एक उत्तरदाता $20,000 की वार्षिक आय वाले की तुलना में दुगना कमाता है। अब हमने क्वेश्चन आयर भरवाई, प्रश्नावली भरवाई, उससे मान लीजिए हमने 2 उत्तरदाताओं से प्रश्नावली भरवाई है। एक ने अपनी वार्षिक आय बताई है 4000 और दूसरे ने बताई है 40, पहले ने 40,000 और दूसरे ने 20,000 बताई है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास 2 रिस्पॉन्स आ गई। इन 2 रिस्पॉन्स की हम तुलना करके इसका क्या निकालेंगे, रेशो निकालेंगे। रेशो इसका क्या होगा, 2:1, यानी दुगनी है पहले वाले की वार्षिक आय। तो जब भी हम रेशो स्केल का उपयोग करते हैं तो हमें ऐसी क्वेश्चन आयर बनानी पड़ती है जो ओपन एंडेड हो और जिसका प्रारंभिक बिंदु 0 हो, और साथ ही साथ जिसमें 2 चीज़ें हों तुलना करने के लिए। केवल एक चीज़ से रेशो नहीं निकाला जा सकता, इसके लिए 2 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद की जो स्केल है वो है स्व रेटिंग स्केल। इसको हम इस वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।